एक ऐसा केस जिसने आज से ठीक 30 साल पहले हिंदुस्तान के लगभग हर एक घर में बच्चों और उनके माँ बापों के बीच एक ट्रस्ट इशू पैदा कर दिया था। हर माँ बाप को ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे हमसे किसी बात पर नाराज हो जाएं और फिर एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर हमारा कत्ल कर दें। सुनने पर यकीन नहीं होता ना, लेकिन ऐसा सच में हुआ था। साल 1993 में ये केस उस वक्त हिंदुस्तान के हर एक न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में था, क्योंकि इस केस में जुर्म करने का जो तरीका अपनाया गया था वो था ही इतना भयानक और क्रूर कि कोई भी माँ बाप ये सोच ही नहीं सकते थे कि उनकी औलाद उनके साथ ऐसा कुछ भी कर सकती है। जी हाँ, मैं सुनाऊंगा आपको इस केस से जुड़ी पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है फैज और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेटिव क्रिएचर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना एक लाइक जरूर से देते हैं और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना केस। ये केस शुरू होता है वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता के पास बसे एक शहर से जिसका नाम है दमदम। इसी शहर में एक बिल्डिंग है जिसका नाम है सुकम अपार्टमेंट्स। इस बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर एक परिवार रहता था जिसमें 4 सदस्य रहा करते थे, जिनके नाम थे सुबल बरोई, न्योती बरोई, काजल बरोई और सजल बरोई। सुबल बरोई और न्योती बरोई पति पत्नी थे। वहीं इनके बड़े बेटे का नाम था काजल बरोई और छोटे बेटे का नाम था सजल बरोई। ये परिवार देखने में बिल्कुल नॉर्मल परिवार जैसा था। 2 मियाँ बीवी और 2 बच्चे, मतलब सब कुछ सेट था। छोटा परिवार, सुखी परिवार। अब मन में ये सवाल आ ही सकता है कि ऐसे छोटे और आम से दिखने वाले परिवार के साथ आखिर क्या ही गलत हो सकता है। लेकिन इस परिवार के अंदर बहुत सारे ट्विस्ट भरे हुए थे। जो बरोई परिवार के मुखिया थे सुबल बरोई, ये काफी रंगीन मिजाज आदमी थे। सुबल बरोई की 2 बीवियां थीं। इनकी पहली पत्नी का नाम था न्योती बरोई, वहीं इनकी दूसरी पत्नी का नाम था मीनाती बरोई। सुबल बरोई ने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया था, मतलब इन्होंने न्योती बरोई को कोई तलाक वलाक नहीं दिया था, बस इनका अफेयर बाहर चलने लगा। और जब घर में कलेश बढ़ गया तो ये जनाब अपनी पहली पत्नी को छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड मीनाती बरोई के पास रहने के लिए चले गए। सुबल बरोई ने मीनाती से भी शादी कर ली और कुछ साल सुबल मीनाती के साथ रहे। सुबल और मीनाती के रिलेशनशिप से पैदा हुआ था सजल बरोई, जो कि सुबल का छोटा बेटा था। वहीं पहली पत्नी से सुबल को एक और लड़का था जिसका नाम था काजल बरोई, और काजल बरोई सजल बरोई से बड़ा था। इस परिवार के यही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस इस नॉर्मल से दिखने वाले परिवार में एक ऐसा भूचाल लाने वाले थे जो इतिहास के पन्नों में रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस के नाम से दर्ज होने वाला था। कुछ साल सुबल बरोई अपनी दूसरी पत्नी मीनाती के साथ रहे, फिर इन दोनों के बीच झगड़े होने लगे और ये झगड़े इस कदर बढ़ गए थे कि दोनों के बीच अक्सर मारपीट होने तक की नौबत आ जाया करती थी। इन्हीं झगड़ों से तंग आकर एक दिन सुबल बरोई अपने छोटे बेटे सजल को लेकर फिर से अपनी पहली पत्नी के साथ रहने के लिए चले गए और सुबल ने इस बार अपनी दूसरी पत्नी मीनाती को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। सुबल बरोई और सजल सुबल की पहली पत्नी न्योती और बड़े बेटे काजल बरोई के साथ सुकम अपार्टमेंट्स में ही रहने लगे। जब सुबल मीनाती से अलग हुए थे तब सजल की उम्र महज 8 साल थी। अब आप एक सेकंड के लिए रुकिए और सोचिए कि एक 8 साल का बच्चा जो कि बिल्कुल मासूम है, इस उम्र में एक बच्चे को सबसे ज्यादा अपनी माँ की जरूरत होती है, क्योंकि जो प्यार एक बच्चे को उसकी माँ दे सकती है वही प्यार और ममता एक बाप उस तरह से अपने बच्चे को नहीं दे सकता है। जिस उम्र में सजल को सबसे ज्यादा अपनी माँ की जरूरत थी, उसी उम्र में उसको उसकी सगी माँ से जुदा कर दिया गया और फिर उसके बाद से कभी भी सजल ने अपनी सगी माँ को नहीं देखा। मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि उस वक्त सजल के दिल पर क्या बीती होगी जब उसको पता चला होगा कि वो अब कभी भी अपनी माँ के साथ नहीं रह पाएगा। लेकिन सजल को यहाँ पर यह जरूर पता था कि अब वो जिन लोगों के साथ रह रहा है वो लोग उसके अपने लोग नहीं है, क्योंकि 8 साल की उम्र भले ही बेहद कम होती है, लेकिन इतनी भी कम नहीं होती है कि एक बच्चे को ये भी ना पता हो कि उसके माँ बाप और सगे भाई बहन कौन है। और सजल को भी पता था कि न्योती और काजल उसके माँ और भाई नहीं है। अब जैसा कि आपको पता ही है कि अक्सर जो सौतेले माँ बाप होते हैं या फिर सौतेले भाई बहन होते हैं, वो लोग अपने सामने वाले सौतेले भाई बहन या फिर माँ बाप से वैसा ही सौतेला व्यवहार करते हैं, यानी कि सौतेले रिश्तों में एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से इल ट्रीट किया जाता है। और यही इल ट्रीटमेंट यानी कि यही बुरा व्यवहार सजल बरोई को उसकी सौतेली माँ न्योती और सौतेले भाई काजल की तरफ से मिल रहा था। अक्सर छोटी छोटी बातों पर दोनों माँ बेटे मिलकर सजल को पीट दिया करते थे और कई बार तो सजल की बेइज्जती बाहर के लोगों के सामने ही कर दी जाती थी, जिसकी वजह से सजल के अंदर अपने सौतेले माँ और भाई के प्रति नफरत तो पैदा हुई थी, लेकिन इसी के साथ साथ उसके अंदर अपने पिता सुबल के प्रति भी नफरत पैदा हो गई थी, क्योंकि उसको लगता था कि कहीं ना कहीं सजल की इस हालत के जिम्मेदार उसके पिता ही हैं। सजल के पिता ही वो शख्स हैं जिनकी वजह से उसको उसकी सगी माँ से जुदा होना पड़ा। सजल को लगता था कि अगर वो अपनी माँ के साथ होता तो शायद
उसके हालात आज कुछ और होते हैं। अक्सर सजल को अपने भाई की इस्तेमाल की हुई चीज़ों से ही काम चलाना पड़ता था। सजल के पिता सजल की तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया करते थे और वो उसकी ज़रूरतें भी ज़्यादा पूरी नहीं किया करते थे। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो सजल अपने घर में एक दोयम दर्जे की ज़िंदगी जी रहा था, जिसका सीधा असर उसकी मानसिकता पर पड़ने लगा और ये असर कोई अच्छा असर नहीं था। धीरे धीरे अपने बचपन से सजल एक इंट्रोवर्ट लड़का बन गया। ये अपने आप में ही रहा करता था और हमेशा गुमसुम सा एक कोने में बैठा रहता था। लेकिन सजल के अंदर एक खास टैलेंट था और ये टैलेंट था पेंटिंग का। सजल एक बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट था। वो बहुत ही प्यारी प्यारी पेंटिंग्स बनाया करता था, जिसके लिए कई बार उसको स्कूल में भी सम्मानित किया गया था। सजल की ज़िंदगी में बहुत सारी दिक्कतें थीं, लेकिन इन दिक्कतों के बावजूद भी सजल की ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग थे जो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करते थे और वो लोग थे सजल के 5 जिगरी दोस्त और उसके साथ स्कूल में ही पढ़ा करते थे। ये लोग स्कूल में साथ ही सारी एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया करते थे और ये लोग स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर भी काफ़ी ज़्यादा मस्ती किया करते थे। और सजल के जो 5 दोस्त थे, इनको सजल की स्थिति के बारे में सब कुछ पता था। जब सजल 16 साल का हुआ तब ये हाई स्कूल में आ गया और यही वो वक्त था जब सजल के अंदर अपने माँ बाप और भाई के प्रति इस कदर नफरत पनप गई, ये सोचने लगा कि अगर मेरी ज़िंदगी में मेरे बाप और सतीली माँ और भाई ना होते तो मेरी ज़िंदगी कितनी बढ़िया होती। यही सोच हर दिन गुजरने के साथ सजल के दिमाग पर हावी होती जा रही थी। सजल ने अपनी यही सोच अपने दोस्तों को बताई और उसके दोस्तों ने उसको समझाने के बजाय उससे कहा कि वो बिल्कुल ठीक सोच रहा है। उसके माँ बाप और भाई हैं जो उसकी खुशियों के बीच में रोड़ा बने हुए हैं। सजल के दोस्तों ने उससे कहा कि वो उसकी मदद करेंगे उसके माँ बाप और भाई को रास्ते में हटाने में, क्योंकि अगर सजल के परिवार वाले मर जाएंगे तब सारी प्रॉपर्टी और रुपया सजल के नाम हो जाएगा और फिर वो हंसी खुशी अपनी सगी माँ के साथ इस घर में रह पाएगा। इसी सोच के साथ सजल ने एक बेहद ही भयानक प्लान तैयार किया। सजल और उसके 5 दोस्तों को मिलाकर टोटल 6 लोग थे और इन सब ने मिलकर अपने प्लान को अंजाम देने के लिए दिन तय किया 22 नवंबर 1993 का। इस दिन दोपहर के समय सजल और इसके 5 दोस्त मार्केट जाते हैं और वहां से रबर ग्लव्स, रस्सी, टेप और तेजधार चाकू लेकर आते हैं। जब इन लोगों ने सारा सामान अरेंज कर लिया तब ये लोग रात होने का इंतजार करने लगे। शाम को लगभग 7:30 बजे के करीब सजल और इसके 5 दोस्त सजल के घर में एंटर होते हैं। इस वक्त सजल की सौतेली माँ न्यूति अपने कमरे में टीवी देख रही थी। सजल और इसके दोस्तों के हाथों में तेजधार चाकू थे। ये सभी लोग हथियार लेकर न्यूति के कमरे में जाते हैं और न्यूति का मुंह अपने हाथों से दबा लेते हैं, जिससे कि वो ज्यादा शोर शराबा ना मचा पाए। और फिर ये लोग उसको उठाकर कुर्सी पर बैठा देते हैं और फिर उसको रस्सियों से बांधकर उसके मुंह पर टेप लगा देते हैं, जिससे कि वो किसी भी तरह से चीख ना पाए। फिर थोड़ी देर के बाद घर में सजल का सौतेला भाई काजल एंटर होता है और ये सब लोग उसको मिलकर काबू कर लेते हैं और फिर न्यूति की तरह काजल को भी हाथ पर बांधकर कुर्सी पर बैठा देते हैं। अब ये लोग सुबल बरुई के आने का इंतजार करने लगते हैं। सुबल बरुई लगभग 12 बजे के आसपास अपने घर पर आते हैं और जैसे ही वो घर में एंटर करते हैं तो सजल और उसके सारे दोस्त मिलकर सुबल पर काबू पा लेते हैं। फिर न्यूति और काजल की तरह सुबल को भी कुर्सी से बांध दिया जाता है। लेकिन अभी तक ये तीनों लोग जिंदा थे। इन तीनों को मारने से पहले सजल के सभी दोस्त घर से कीमती गहने और रुपए निकालकर एक बैग में भर लेते हैं और सजल का एक दोस्त ये बैग लेकर घर से बाहर चला जाता है। सजल सबसे पहले न्यूति के कमरे में जाता है और उसका गला घोटने लगता है। सजल बहुत देर तक न्यूति का गला दबाता है और अंत में दम घुटने से न्यूति की मौत हो जाती है। फिर सजल दूसरे कमरे में जाता है और वहां पर उसका सौतेला भाई काजल कुर्सी से बंधा होता है। सजल पहले तो उसका गला दबाकर उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको गला दबाकर मारने में असफल रहता है। जब वो उसको गला दबाकर नहीं मार पाता है तब उसके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो चाकू से काजल पर ताबड़तोड़ वार करने लगता है और इतने वार काजल सहन नहीं कर पाता है। बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से काजल की मौत हो जाती है। अब बारी थी सजल के पिता सुबल की। सजल अपने पिता के पास जाता है और उनको गला दबाकर मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इस बार भी वो अपने पिता को गला दबाकर मारने में असफल रहता है। फिर वो काजल की तरह अपने पिता को भी चाकू के वार से गोद देता है और अंततः सुबल की भी मौत बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से हो जाती है। ये पूरा कांड करने में इन लोगों को पूरे 3 घंटे लगे थे। फिर 3 बजे के आसपास ये सारे लोग मिलकर अपने हथियारों को साफ करने लगे और अपने जिस्म पर लगे खून के निशानों को भी साफ करने लगे। उसके बाद इन लोगों को बहुत तेज भूख लग रही थी, इसलिए ये लोग फ्रिज में रखा हुआ खाना खाने लगते हैं और जब ये लोग सारा खाना खा लेते हैं तब ये लोग खाना खाने वाली टेबल पर अपनी जेब से कुछ रुपए निकाल कर रख देते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इन लोगों ने
रुपए निकालकर टेबल पर क्यों रखे? तो इसका जवाब है एक हॉलीवुड मूवी। सजल और उसके दोस्तों ने एक हॉलीवुड मूवी देखी थी जिसमें कातिल जब भी कोई कत्ल करता था तो वो उस शख्स के घर में खाना जरूर खाता था, और खाना खाने के बाद वो कातिल अपनी जेब से कुछ रुपए निकालकर टेबल पर रख दिया करता था। असल में वो रुपए खाए हुए खाने की कीमत हुआ करते थे। इसलिए इन लोगों ने भी सोचा कि ये लोग भी उस मूवी को कॉपी करेंगे, लेकिन फर्क ये था कि वो मूवी होने वाले कत्ल फेक थे और इन लोगों ने सच में कत्ल कर डाले थे। खाना पीना लेने के बाद सजल के दोस्तों ने सजल को खूब पीटा और फिर उसके बाद सजल के दोस्तों ने उसको कुर्सी से बांध दिया और फिर वो लोग वहां से चले गए। असल में सजल को पीटकर कुर्सी से बांधना प्लान का ही एक हिस्सा था। ये सब इन लोगों ने इसलिए किया था जिससे सबको ये लगे कि घर में कुछ चोर लुटेरे आए होंगे जिन्होंने लूटपाट करी और सबको मारकर घर से निकल गए। लोग ये भी सोचेंगे कि सजल की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया और इस तरह से किसी को भी सजल पर शक नहीं होगा। अब देखा जाए तो प्लान तो बहुत अच्छा था, लेकिन पुलिस भी ऐसे प्लान्स को अच्छे से समझती है और ये बात शायद सजल को नहीं पता थी। खैर, सजल पूरी रात उसी कुर्सी से बंधा हुआ अपने घर में ही बैठा रहा। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जिस घर में 3-3 लोगों की लाशें पड़ी हुई थीं जिनको खुद सजल ने मारा था, वो इतनी हिम्मत के साथ उस घर में इतनी देर अकेले रहा, और ये अपने आप में ही बहुत चौंकाने वाली बात है। ऐसा करने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए। अगले दिन सजल के सभी दोस्त रोजाना की तरह अपने स्कूल गए, जैसे कि पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। उनके लिए सब कुछ बस नॉर्मल से ही था। और इधर सजल कुर्सी से दोपहर के लगभग 12 बजे तक बंधा रहा और फिर उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर कुछ लोग अंदर आते हैं और जो नज़ारा वो लोग देखते हैं उसको देखकर सजल के पड़ोसियों के होश उड़ जाते हैं। आनन फानन में सजल के पड़ोसी पुलिस को फोन करके बुलाते हैं। जब पुलिस घटनास्थल पर आती है तो पुलिस भी भौचक्की रह जाती है। सजल के घर में हर तरफ बस खून ही खून पड़ा था और कुर्सी से बंधी हुई लाशें बड़ी बुरी स्थिति में उनके सामने थीं। पुलिस ने देखा कि सजल जिंदा था, लेकिन थोड़ा सा चोटिल था। पुलिस ने तुरंत उसको खोला और पुलिस उसको अपने साथ थाने में ले गई। पुलिस ने सजल से पूरा वाक्य जानने की कोशिश करी तो सजल ने अपनी एक अलग ही कहानी पुलिस को सुनाई। उसने पुलिस से कहा कि 11 नवंबर की शाम को वो अपनी सौतेली माँ के साथ रूम में बैठकर टीवी देख रहा था। तभी घर के अंदर 7 चोर एंटर हुए जिनके हाथों में बंदूकें थीं, और उन चोरों में से 2 चोर पंजाबी में बात कर रहे थे। फिर उन चोरों ने उसके घर वालों को कुर्सी से बांधकर मार दिया और सारा सामान लूटकर ले गए। सजल ने कहा कि चोरों ने उसको भी खूब पीटा था और शायद उसको मरा समझकर वो लोग उसको वहीं छोड़कर चले गए। सजल ने पुलिस को अपनी कहानी तो सुना दी थी, लेकिन इस कहानी में बहुत सारे लूप होल्स थे। पहली बात तो ये थी कि कोई भी चोर या डाकू हो, अगर वो किसी को मारते हैं तो वो इतनी बुरी तरह से कई बार चाकुओं से वार करके किसी को तड़पाते नहीं है। या तो चोर किसी भी इंसान का सीधे गला काटते हैं या फिर सीधे सर में गोली मारकर मार देते हैं, क्योंकि किसी को तड़पा तड़पा कर मारने में रिस्क होता है। अगर मरने वाला शख्स चिल्लाने लगा तो आसपास के लोग उस जगह पर इकट्ठा हो सकते हैं और चोरों को पकड़ भी सकते हैं। दूसरी बात यह थी कि चोरों के पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो लोग फ्रिज से खाना निकालें, उस खाने को गैस पर गर्म करें और फिर आराम से बैठकर वो खाना खाएं और साथ में कुछ रुपए भी टेबल पर रखे जाएं। और तीसरी सबसे अहम बात कि चोरों ने सबको चाकू से गोद कर मारा या फिर गला दबाकर मारा, लेकिन चोरों ने ना तो सजल को कहीं से काटने की कोशिश करी और ना ही उसका किसी भी तरह से गला दबाया गया। सिर्फ इसको थोड़ा सा पीटा गया था, जिसकी वजह से सजल के कुछ मामूली चोटें ही आई थीं। अब पुलिस का सारा शक सजल पर ही जाने लगा। पुलिस को लगा कि हो ना हो सजल का इस पूरे हत्याकांड में कोई ना कोई रोल जरूर है। पुलिस ने बहुत सारे सवाल सजल से पूछे और हर बार सजल बदल बदल कर जवाब दे रहा था। धीरे धीरे सजल अपनी बनाई हुई कहानी में ही फंसता जा रहा था। बहुत लंबी पूछताछ के बाद सजल टूट गया। उसने अपना पूरा गुनाह कबूल कर लिया। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि सजल ने जो कुछ भी किया उसको जरा सा भी अफसोस नहीं था। पुलिस ने सजल के दोस्तों को भी उठा लिया था और उसके दोस्तों को भी इसका जरा सा भी अफसोस नहीं था। जब पुलिस ने सजल के दोस्तों से पूछा कि तुमने ये सब करने में सजल का साथ क्यों दिया, तो सजल के दोस्तों ने कहा कि हमारा दोस्त बहुत तकलीफ में था। उसके घर वाले उसको बहुत टॉर्चर किया करते थे, इसलिए सजल का दोस्त होने के नाते हमने सोचा कि हमें उसको इस पीड़ा से आज़ाद करवाना चाहिए। इसलिए हमने सजल के घर वालों को मार दिया, जिससे कि हमारा दोस्त अपनी सगी माँ के साथ हंसी खुशी उस घर में रह सके। पुलिस वालों ने कहा कि भाई वाह, क्या सीन है, दोस्ती हो तो ऐसी कि निभाने की खातिर दोस्तों ने अपना भविष्य ही दांव पर लगा दिया। जब पुलिस ने सजल से पूछा कि वो अपने परिवार से इतनी नफरत क्यों करता था, तो सजल ने कहा कि जनाब, मेरे घर वालों ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी थी। मेरे भाई और माँ मुझे बहुत मारते थे, कभी डंडे से, कभी चप्पल से, तो कभी बेल्ट से, और यहाँ तक कि मेरे माँ और भाई सिगरेट से मेरे शरीर पर दागा भी करते थे। इसलिए मेरे अंदर मेरी सौतेली माँ
और भाई के लिए इतनी ज्यादा नफरत भर गई और फिर मैंने इन लोगों को ठिकाने लगाने की ही सोच ली। ये साल था 1993 का। उस जमाने में जुवेनाइल कानून के अंतर्गत 16 साल से कम उम्र के लड़के लड़कियों पर नाबालिग कानून के तहत मुकदमा चलाया जाता था और उसी के अकॉर्डिंग सजा भी दी जाती थी। लेकिन 16 साल या फिर 16 साल से ऊपर के लोगों को एज एन एडल्ट ट्रीट किया जाता था और सजल के ऊपर भी कोर्ट में एक एडल्ट की तरह ही मुकदमा चलाया गया। साल 1995 में कोलकाता की सेशन कोर्ट ने सजल को मौत की सजा सुनाई और उसके द्वारा किए गए क्राइम को कोर्ट ने रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम माना। मौत की सजा के बाद सजल को अलीपुर सेंट्रल जेल में भेज दिया गया और 1997 में सजल के वकील ने हाई कोर्ट में मौत की सजा को कम करने के लिए एक याचिका डाली और कोलकाता हाई कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करने के बाद सजल की मौत की सजा को कम करके उम्र कैद की सजा में बदल दिया। सजल को उम्र कैद की सजा काटने के लिए अलीपुर सेंट्रल जेल से दमदम सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। लेकिन साल 2000 में जुलाई के महीने में दमदम सेंट्रल जेल में कुछ टेक्निकल गड़बड़ होने की वजह से इसको मिदनापुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया। साल 2001 में सजल ने मिदनापुर की जेल अथॉरिटी से किडनी में पेन होने की शिकायत करी और जेल अथॉरिटी इसको मेडिकल चेकअप के लिए कोलकाता मेडिकल कॉलेज लेकर जाते हैं और वहां पर इसको भर्ती करवा दिया जाता है। सजल पर निगरानी के लिए 2 कांस्टेबल्स को तैनात किया जाता है। फिर 15 सितंबर 2001 को सजल हॉस्पिटल के अंदर ही एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और अपने दोस्तों से अस्पताल के अंदर ही बियर मंगवाता है और वो बियर में नशे की गोलियां मिला देता है और वो बियर उन दोनों कांस्टेबल्स को ऑफर करता है। वो दोनों कांस्टेबल्स उसको मना नहीं कर पाते और खूब मजे से वो बियर पी लेते हैं। थोड़ी देर के बाद बियर में मौजूद नशे की गोलियां अपना कमाल दिखाती हैं और वो दोनों कांस्टेबल्स बेहोश हो जाते हैं और उनकी इसी बेहोशी का फायदा उठाकर सजल वहां से फरार हो जाता है। बाद में जब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई तो उसमें पता चला कि सजल पहले भी 4-5 बार इन दोनों कांस्टेबल्स के साथ उस हॉस्पिटल में बियर पार्टी कर चुका था। इस तरह से सजल ने पहले उन कांस्टेबल्स का भरोसा जीता और फिर इसी भरोसे का फायदा उठाकर वो वहां से चलता बना। कोलकाता से फरार होने के बाद सजल बरुई मुंबई आ जाता है और वहीं पर एक लड़की से शादी कर लेता है जिससे उसको एक बच्चा भी होता है और कुछ साल सजल मुंबई में ही बिताता है और फिर अपनी पत्नी को वेस्ट बंगाल के आसनसोल में एक रिश्तेदार के घर पर छोड़कर खुद कोलकाता चला जाता है। सजल ने कई साल जेल में बिताए थे, इसलिए उसकी मानसिकता एक अपराधी जैसी हो गई थी और ये रुपए कमाने के लिए भी अपराधों का ही सहारा लिया करता था। जब सजल कोलकाता आया तब इसने सबको अपना नाम कमल बताया क्योंकि कोलकाता में सजल बरुई नाम बहुत ज्यादा फेमस था। सब जानते थे कि सजल बरुई कौन है, इसलिए अक्सर अपना नाम बदलकर जगह जगह पर रहा करता था। कोलकाता में सजल ने एक लोकल अपराधी के साथ टाई अप कर लिया और अब ये दोनों मिलकर खूब लूटपाट और चोरी डकैती किया करते थे। इन चोरी डकैतियों से जो भी जेवर और रुपया इन दोनों को मिलता था ये दोनों उस रुपए और जेवर को आपस में बांट लिया करते थे। फिर कुछ वक्त के बाद सजल ने एक गैंग ज्वाइन कर लिया और उस गैंग को सजल ने अपना नाम शेख राजू बताया और शेख राजू के नाम से ही ये अपराध करने लगा। फिर आया साल 2003 का फरवरी का महीना। इसी महीने पुलिस ने शेख राजू उर्फ सजल को एक चोरी के केस में अरेस्ट कर लिया और इसके ऊपर चोरी का मुकदमा चलाकर शेख राजू उर्फ सजल को मिदनापुर सेंट्रल जेल में भेज दिया जाता है। फिर मई के महीने में मिदनापुर सेंट्रल जेल में एक नया जेलर आता है और इस जेलर की खास बात ये थी कि ये जेलर साहब पहले अलीपुर सेंट्रल जेल में काम कर चुके थे, इसलिए अच्छे से सजल को जानते थे। जब ये इस जेल में आए तब ये इस जेल में सभी कैदियों की हिस्ट्री जानना शुरू करते हैं और इसी दौरान इनकी नजर पड़ती है शेख राजू की केस फाइल पर। ये जेलर साहब शेख राजू से पूछताछ करते हैं और शेख राजू इनको अपनी एक अलग ही कहानी सुनाता है। जेलर साहब को शेख राजू की कहानी पर यकीन नहीं होता है क्योंकि शेख राजू की शक्ल सजल से काफी मिलती जुलती थी, इसलिए कंफर्म करने के लिए जेलर साहब सजल की एक फोटो अलीपुर सेंट्रल जेल से मंगवाते हैं और फिर ये सजल की और शेख राजू की शक्ल की तुलना करते हैं और उनका ये मिलान सही साबित होता है। वो पहचान जाते हैं कि ये शेख राजू ही सजल है। जेलर साहब शेख राजू उर्फ सजल को अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। तो पहले तो सजल बातों को इधर उधर घुमा रहा था, लेकिन अंत में वो एक्सेप्ट कर लेता है कि वो ही सजल बरुई है। फिर हाई कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसको 14 सालों की सजा काटनी थी, उसके बाद ही इसको रिहा किया जाना था। दोबारा पकड़े जाने के बाद जेल में रहते हुए ही सजल ने साल 2002 में कोलकाता के अमेरिकन सेंटर पे हुए आतंकवादी हमले के आरोपी आफ्ताब अंसारी और अपनी गर्लफ्रेंड को मारने वाले अपराधी देवाशीष चक्रवर्ती के साथ एक क्रिमिनल नेटवर्क बनाया। जब इस पूरे नेक्सस का पता जेल अथॉरिटीज को लगा तो उन्होंने सजल बरुई को अलीपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया और देवाशीष चक्रवर्ती को मिदनापुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया। शिफ्टिंग के दौरान देवाशीष चक्रवर्ती पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा, लेकिन बुरी किस्मत कि वो 2 दिन बाद ही फिर से पकड़ा गया। पहले की सजा मिलाकर
और अब की सजा मिलाकर सजल को साल 2010 तक जेल में रखा गया। फिर उसके बाद इसको रिहा कर दिया गया। जेल में सजा काटने के दौरान सजल बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाकर अपना टाइम पास किया करता था और उसके इस टैलेंट को जेल अथॉरिटीज ने भी बहुत अप्रिशिएट किया और सजल की बनाई हुई पेंटिंग्स आर्ट्स गैलरीज में भी लगाई गई। इसकी कई पेंटिंग्स इन आर्ट गैलरीज में बेची गई और इसकी एक पेंटिंग तो 2 लाख रुपए में बिकी थी। मतलब अगर सजल जुर्म का रास्ता छोड़ देता तो एक अच्छा खासा अमीर आर्टिस्ट बन सकता था। खैर, इसके अच्छे व्यवहार को देखते हुए हाई कोर्ट ने इसको 29 जून 2010 को जेल से रिहा करने का आदेश दे दिया। लेकिन फिर साल 2011 में इसको चोरी डकैती के एक मामले में फिर से जेल जाना पड़ा और कुछ वक्त जेल में बिताने के बाद इसको फिर से रिहा कर दिया गया और आज की तारीख में सजल बरुई आज़ादी की जिंदगी हमारे बीच जी रहा है। सजल के साथ उसकी जिंदगी ने बहुत बुरा किया था। ना तो उसको माँ की ममता मिली और ना ही बाप का प्यार मिला। इन्हीं सब बातों ने उसके दिल और दिमाग पर बुरा असर जरूर डाला था, लेकिन जो भयानक जुर्म सजल ने किया उसको किसी भी तरह उसके ऊपर बचपन में किए गए सितमों से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। सजल एक टैलेंटेड इंसान था। अगर वो चाहता तो अपनी जिंदगी जरूर बदल सकता था। वो अपने अतीत को तो नहीं बदल सकता था, लेकिन अगर वो चाहता तो अपने भविष्य को जरूर बदल सकता था। लेकिन उसने बाद में भी जुर्म को ही अपना साथी बनाया। सजल के दोस्त बहुत ज्यादा वफादार थे। ऐसे दोस्त सबको मिलने चाहिए, लेकिन उसके दोस्तों की मानसिकता भी एक आपराधिक मानसिकता थी, इसलिए उसके दोस्तों की यही वफादारी उसको जुर्म के रास्ते पर आगे ले गई। काश उसके दोस्तों की यही वफादारी उसको एक सही रास्ते पर लेकर जाती और यही दोस्ती फिर एक दिन शायद मिसाल बनकर समाज के सामने आती। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का केस आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ आज का ये केस यहीं पर खत्म होता है। अब आपसे मुलाकात होती है किसी नए केस के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी विजिलेंट।